नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिसनिंग पैड पर। आज की इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी सोच की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी, आपके फैसलों और आपकी सफलता को देखने का नज़रिया बदल सकती है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में होती हैं। हम क्या मानते हैं, खुद से कौन से सवाल पूछते हैं, असफलता को कैसे देखते हैं और अपने सपनों के बारे में कितना बड़ा सोचते हैं। यही चीज़ें धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करती हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि अपनी सीमित सोच को कैसे चुनौती दें, अवसरों को अलग नज़रिए से कैसे देखें, असफलताओं से कैसे सीखें और सिर्फ सपने देखने के बजाय उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए एक्शन कैसे लें। तो आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सफ़र को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस ऑडियो बुक के अंत तक आपको दुनिया नहीं, बल्कि खुद को देखने का आपका नज़रिया बदलता हुआ महसूस हो। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, असली समस्या आपकी सोच है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या शायद आपकी परिस्थितियाँ नहीं, बल्कि आपकी सोच है, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास लगभग बराबर संसाधन हैं और दोनों के सामने लगभग एक जैसी समस्याएं आती हैं। लेकिन एक इंसान समस्या देखकर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि दूसरा कहता है, ठीक है, अब देखते हैं इससे निकलने का रास्ता क्या है। एक इंसान अवसर देखकर डर जाता है, दूसरा उसी अवसर को देखकर सोचता है, अगर मैंने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो क्या हो सकता है। अब सवाल है, इन दोनों के बीच अंतर कहाँ है? क्या दूसरा इंसान ज़्यादा बुद्धिमान है? शायद, लेकिन ज़रूरी नहीं। कई बार अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान ने अपनी सोच को ट्रेन किया है और दूसरे ने अपनी सोच को डिफ़ॉल्ट मोड पर छोड़ दिया है। और यही समस्या है। आप अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं। आप अपनी स्किल्स को ट्रेन करते हैं, इंग्लिश सुधारते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं। लेकिन जिस दिमाग से आपकी पूरी ज़िंदगी के फैसले निकलते हैं, जिससे आप अवसरों को देखते हैं, जिससे आप असफलता को समझते हैं और जिससे आप अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेते हैं, उस दिमाग को ट्रेन करने के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। और फिर शिकायत करते हैं कि ज़िंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। शायद आपको नई ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको उसी ज़िंदगी को देखने वाला एक नया दिमाग चाहिए। आज हम इसी विचार को समझेंगे। यह सिर्फ पॉजिटिव सोचो और करोड़पति बन जाओ वाली बात नहीं है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता और मैनिफेस्टेशन के नाम पर आंखें बंद करके बैठने से भी कुछ नहीं बदलता। अगर आप सच में अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, बड़ा सोचना चाहते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता के करीब लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका दिमाग अभी काम कैसे करता है। और शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो शायद आपको सबसे ज़्यादा रोक रही है, आपकी सोच। आर्गनस, अध्याय 2, असफलता आपकी पहचान नहीं है। एक असहज लेकिन ज़रूरी बात सुनिए। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी हर चीज़ के लिए सिर्फ आपकी नहीं है। कभी परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं, कभी संसाधन कम होते हैं, कभी परिवार की समस्याएं होती हैं, कभी अवसर नहीं मिलते और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं होता। लेकिन समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ आप अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान बना लेते हैं। आप असफल हुए और आपने कहा, मैं असफल हूँ। आप किसी परीक्षा में कम अंक लाए और आपने कहा, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। आप किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए और आपने कहा, मुझसे नहीं होगा। यहीं से आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक बात समझिए, असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। आप एक बार असफल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। लेकिन अगर आपने उस असफलता को बार बार अपने दिमाग में दोहराया, लोगों की बातें सुनी और आखिर में खुद ही मान लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, तो आगे मिलने वाले अवसरों को भी आप उसी नज़र से देखेंगे।
एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए, वह गणित के एक टेस्ट में फेल हो गया। पहला विद्यार्थी कहता है, मेरी तैयारी खराब थी, मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। दूसरा विद्यार्थी कहता है, मैं गणित में ही खराब हूँ, मुझसे कभी नहीं होगा। दोनों का परिणाम एक ही था, लेकिन दोनों ने उस परिणाम का अर्थ अलग बनाया। यही सोच की असली शक्ति है। पहला विद्यार्थी असफलता से जानकारी निकाल रहा है, दूसरा विद्यार्थी असफलता से अपनी पहचान बना रहा है। अब सोचिए, आपके साथ भी ऐसा कितनी बार हुआ है। एक बार किसी ने आपका मजाक बनाया और आपने मान लिया कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। एक बार किसी ने आपको रिजेक्ट किया और आपने मान लिया कि आप पर्याप्त नहीं हैं। एक बार आपने कोई काम शुरू किया और असफल हो गए, फिर दोबारा कोशिश ही नहीं की। यही आपकी सबसे बड़ी सीमा हो सकती है। संसाधनों की कमी समस्या हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है अपनी संभावनाओं को पहले ही रिजेक्ट कर देना। इसलिए आज से जब भी आपके दिमाग में आए, मैं यह नहीं कर सकता, वहीं रुकिए और खुद से पूछिए, मैं सच में नहीं कर सकता या मैंने अभी तक सीखा नहीं। अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। इसलिए पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूं। पहला सवाल होना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी को अभी किस नजर से देख रहा हूं। क्योंकि अगर आपकी सोच वही रहेगी तो नया अवसर भी आपके लिए पुरानी समस्या बन जाएगा। अध्याय 3। आपका दिमाग प्रोग्राम हो चुका है। अब एक और असहज सत्य है, आपने अपनी सारी मान्यताएं खुद नहीं चुनी हैं। आपके भीतर बहुत सी बातें बचपन से डाली गई हैं, परिवार से, स्कूल से, दोस्तों से, समाज से, इंटरनेट से और सबसे ज्यादा आपके पुराने अनुभवों से। किसी ने आपको बचपन में कहा, तुम पढ़ाई में औसत हो। धीरे धीरे आपने उसे सच मान लिया। किसी ने कहा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आपने मान लिया। किसी ने कहा, तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। आपने मान लिया। किसी ने कहा, हमारे जैसे लोगों के लिए ये चीजें नहीं होती। आपने वह भी मान लिया। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपने इन मान्यताओं को तथ्य समझ लिया, लेकिन मान्यता और तथ्य एक चीज नहीं है। अगर आपने जिंदगी में कभी पब्लिक स्पीकिंग ठीक से नहीं की और आपको लगता है, मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता, तो यह तथ्य नहीं है, ये सिर्फ आपका वर्तमान अनुभव है। अगर आपने बिजनेस में कभी गंभीरता से कोशिश नहीं की और आपको लगता है, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं, तो यह भी कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। यह आपके दिमाग का बनाया हुआ निष्कर्ष है, और दिमाग निष्कर्ष बहुत जल्दी बना लेता है। एक बार कुछ गलत हुआ, दिमाग बोला, देखा, मैंने पहले ही कहा था। फिर वही चीज़ दोबारा हुई और दिमाग ने उस मान्यता को और मजबूत कर दिया। कुछ साल बाद आपको याद भी नहीं रहता कि यह मान्यता शुरू कहाँ से हुई थी। बस आपको लगता है, मैं ऐसा ही हूँ। यही सबसे बड़ा जाल है। इस वाक्य से सावधान रहिए, मैं ऐसा ही हूँ। क्योंकि कई बार आप अपनी पर्सनालिटी नहीं बता रहे होते, आप अपनी लिमिटेशन को परमानेंट बना रहे होते हैं। एक बच्चे को देखिए जो पहली बार साइकिल चलाता है और गिर जाता है। क्या वह कहता है, मैं साइकिल चलाने के लिए बना ही नहीं हूँ? नहीं, वह दोबारा उठता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, और कुछ दिनों बाद वही बच्चा बिना सोचे साइकिल चलाता है। तो फिर बड़े होने के बाद हम इतनी जल्दी क्यों तय कर लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा? क्योंकि अब हमारे पास एक शक्तिशाली इमेजिनेशन है। हम असफल होने से पहले ही असफलता की कल्पना कर लेते हैं। हम रिजेक्शन मिलने से पहले ही रिजेक्शन की कल्पना कर लेते हैं। हम लोगों के जज करने से पहले ही खुद को जज कर लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं तो रियलिस्टिक हूँ। कई बार आप रियलिस्टिक नहीं होते, आप सिर्फ अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को दोहरा रहे होते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट थिंकिंग का पहला कदम यह नहीं है कि हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बना दिया जाए। पहला कदम है उसे क्वेश्चन करना। जब दिमाग कहे, मैं यह नहीं कर सकता, एक सेकंड रुककर पूछिए, मैं नहीं कर सकता या मैंने अभी तक सीखा नहीं। जब दिमाग कहे, मेरे लिए यह इम्पॉसिबल है,
पूछिए, यह इम्पॉसिबल है या मुझे अभी इसका तरीका नहीं पता। जब दिमाग कहे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पूछिए, और अगर उन्होंने मजाक उड़ाया भी तो क्या मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाएगी? यही सवाल आपके पुराने मेंटल पैटर्न्स को सामने लाते हैं। आपको अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, आपको उसे ऑब्जर्व करना सीखना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव करना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति आ जाती है। और यही ग्रोथ की शुरुआत है। हर्ट्स, अध्याय 4। बड़ा सोचिए, लेकिन वास्तविकता से जुड़े रहिए। अब एक बहुत आकर्षक विचार आता है, थिंक बिगर। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि आज आपके पास कुछ नहीं है और कल उठकर आप कह दें, मैं 3 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। यह बिग थिंकिंग नहीं है, यह सिर्फ फैंटेसी है। बिग थिंकिंग का असली मतलब है, अपनी संभावनाओं को बिना वजह छोटा मत कीजिए। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आपको अपने करियर में अच्छा करना है। स्मॉल थिंकिंग कहेगी, बस कोई जॉब मिल जाए। और ईमानदारी से देखें तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर अभी आपकी ज़रूरत जॉब की है। लेकिन बिगर थिंकिंग पूछेगी, मैं कौन सी ऐसी स्किल डेवलप कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू अगले 5-10 साल तक बढ़ती रहे? अंतर समझ रहे हैं? पहली सोच सिर्फ आज की समस्या हल कर रही है, दूसरी सोच भविष्य बना रही है। और यही वह जगह है जहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। या तो वे इतना छोटा सोचते हैं कि अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं करते, या फिर इतना बड़ा सोचते हैं कि रियलिटी से कनेक्शन ही ख़त्म कर देते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स बेकार हैं। अगर आप कहते हैं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, ठीक है, लेकिन कैसे? किस फील्ड में? कौन सी स्किल से? किस टाइमलाइन में? हर दिन क्या करेंगे? अगर इन सवालों का कोई जवाब नहीं है तो सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि विजन बिना एक्शन सिर्फ इमेजिनेशन है। बिग थिंकिंग का मतलब सिर्फ बड़ा सपना देखना नहीं है, इसका मतलब है बड़े सवाल पूछना। मैं क्या कर सकता हूँ? उससे बड़ा सवाल है, अगर मैं अपनी वर्तमान लिमिटेशंस को थोड़ी देर के लिए अलग रख दूँ तो मेरे लिए क्या संभव हो सकता है? लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे संभव बनाने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा? यहीं सपना प्रैक्टिकल बनना शुरू होता है। मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। स्मॉल थिंकिंग कहेगी, मेरे पास कैमरा नहीं है इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता। बिगर थिंकिंग कहेगी, मेरे पास अभी फ़ोन है तो मैं स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग सीखकर शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? स्थिति वही है, रिसोर्सेज वही हैं, लेकिन थिंकिंग बदल गई। और कई बार यही अंतर आपको बाकी लोगों से आगे ले जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिग थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आपको हर समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। कई बार बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप खुद को अननेसेसरीली एवरेज रहने के लिए मजबूर न करें। अगर आप किसी स्किल में बिगिनर हैं तो बिगिनर होना ठीक है, लेकिन हमेशा बिगिनर बने रहना एक चॉइस है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट ख़राब हुआ तो ठीक है, लेकिन उसी अटेम्प्ट को अपनी फाइनल एबिलिटी मान लेना समझदारी नहीं है। इसलिए फॉर्मूला सिंपल रखिए, ड्रीम बड़ा रखिए, प्लान रियलिस्टिक रखिए, एक्शन कंसिस्टेंट रखिए, और सबसे ज़रूरी, अपने आज को देखकर अपने पूरे फ्यूचर का फ़ैसला मत कीजिए। क्योंकि आज आपके पास जो स्किल्स हैं वे आपकी फ़ाइनल कैपेसिटी नहीं है, वे सिर्फ आपका करंट लेवल है, और करंट लेवल बदला जा सकता है। हर्ट्स, अध्याय 5। हर चीज़ पर सवाल उठाना सीखिए। अब एक ऐसी आदत है जो आपकी थिंकिंग को वास्तव में शार्प कर सकती है, क्वेश्चंस पूछना। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि हर बात पर शक करें और हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दें। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात को रिजेक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है किसी इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने से पहले उसे एग्जामिन करना। आज आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है,
समस्या उल्टी है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि सही और गलत को अलग करना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया खोलिए, कोई कह रहा है ये स्किल सीखो और आपकी लाइफ बदल जाएगी। दूसरा कह रहा है यह हैबिट अपनाओ और सक्सेसफुल बन जाओगे। तीसरा कह रहा है बस सुबह 5 बजे उठो और ज़िंदगी बदल जाएगी। अब अगर आप हर बात को सच मानते जाएंगे तो आपका दिमाग नॉलेज से नहीं, कॉन्ट्राडिक्टोरी एडवाइस से भर जाएगा। इसलिए अगली बार कोई बड़ा क्लेम सुने तो तुरंत बिलीव मत कीजिए। रुकिए और पूछिए किसके लिए, किस कंडीशन में, इसका एविडेंस क्या है, क्या इसकी लिमिटेशंस भी हैं। मान लीजिए कोई कहता है हर किसी को बिजनेस करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं हर किसी को क्यों? क्या हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी है? क्या हर किसी के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है? क्या हर व्यक्ति की स्किल्स और पर्सनैलिटी बिजनेस के लिए सूटेबल है? शायद नहीं। इसका मतलब बिजनेस खराब है? नहीं। बस इसका मतलब है कि एक अच्छी चीज़ हर व्यक्ति के लिए सही चीज़ नहीं होती। यही क्रिटिकल थिंकिंग है। करियर एडवाइस में भी यही लागू होता है। कोई कहता है डिग्री बेकार है, दूसरा कहता है डिग्री के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब आप किसकी बात मानेंगे? स्मार्ट अप्रोच यह होगी कि आप पूछें किस करियर की बात हो रही है, किस कंट्री में, किस इंडस्ट्री में, किस लेवल पर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदलते ही आंसर भी बदल सकता है। और यही बात सक्सेस के साथ भी है। कोई कहता है सक्सेसफुल लोग हमेशा सुबह 5 बजे उठते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि सक्सेस का एक्चुअल कारण 5 बजे उठना है या डिसिप्लिन तरीके से वैल्यूएबल वर्क करना। अगर कोई रात में काम करता है और सुबह 8 बजे उठता है लेकिन अपने काम में कंसिस्टेंट है, तो क्या वह ऑटोमेटिकली अनसक्सेसफुल हो गया? बिल्कुल नहीं। इसलिए कभी कभी हम हैबिट को रिजल्ट का कारण समझ लेते हैं, जबकि असली कारण कुछ और होता है। इसे पहचानना ज़रूरी है। एक और डेंजरस चीज़ है कॉन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि आप वही इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सही साबित करे। अगर आपको लगता है कि क्या ना मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ वही एग्जाम्पल्स नोटिस करेंगे जहाँ लोग नर्वस हुए। लेकिन अगर आप पूछें क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसने शुरुआत में स्ट्रगल किया और बाद में इम्प्रूव किया, तो आपका दिमाग नए एविडेंस को देखना शुरू करेगा और यहीं से थिंकिंग एक्सपैंड होती है। इसीलिए स्मार्ट पर्सन सिर्फ आंसर्स कलेक्ट नहीं करता, वह बेटर क्वेश्चंस पूछना सीखता है। क्योंकि कई बार सही सवाल आपको तुरंत आंसर नहीं देता, लेकिन वह आपको गलत आंसर मानने से बचा लेता है। और इन्फॉर्मेशन के इस दौर में यही स्किल बेहद वैल्यूएबल है। अध्याय 6, सवाल बदलो, दिशा बदल जाएगी। अब अपने दिमाग की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप खुद से क्या पूछते हैं? मेरे साथ ही क्यों? मेरी लाइफ इतनी ख़राब क्यों है? मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है? सुनने में ये सिर्फ क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन असल में आपके क्वेश्चंस आपके अटेंशन की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आप बार बार पूछेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग एग्जाम्पल्स ढूंढेगा कि आपके साथ कितना कुछ गलत हुआ है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी, दूसरी याद आएगी, फिर तीसरी, फिर पुरानी फेलियर्स, और थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि पूरी ज़िंदगी ही आपके खिलाफ है। अब उसी सिचुएशन को दूसरी तरह से देखिए। प्रॉब्लम आई और आपने पूछा इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? बस क्वेश्चन बदल गया। अब दिमाग ब्लेम ढूंढने के बजाय ऑप्शंस ढूंढना शुरू करेगा। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। आप पूछ सकते हैं मैं हमेशा एग्ज़ाम में ख़राब क्यों करता हूँ? या फिर पूछ सकते हैं मेरी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहला क्वेश्चन आपको फ्रस्ट्रेटेड रखेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और इन्फॉर्मेशन के बाद
एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरह अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया पूछने के बजाय पूछिए, अगली बार अपनी प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या बदल सकता हूँ। शायद कम्युनिकेशन, शायद टेक्निकल नॉलेज, शायद इंटरव्यू प्रिपरेशन, शायद कॉन्फिडेंस। अब आपके पास काम करने के लिए कुछ है। यही अंतर है विक्टिम थिंकिंग और सॉल्यूशन थिंकिंग में। सॉल्यूशन थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हर प्रॉब्लम आपकी गलती है। नहीं, कभी सिचुएशन जेन्युइनली अनफेयर हो सकती है, कभी कोई दूसरा इंसान गलत हो सकता है, कभी सर्कमस्टेंसेस आपके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। लेकिन तब भी एक सवाल बचता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? और यही सवाल आपको आगे बढ़ाता है। मान लीजिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप पूछ सकते हैं, मुझे मौका क्यों नहीं मिला? लेकिन शायद ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चन होगा, मैं ऐसा क्या बिल्ड कर सकता हूँ कि अगली अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत कम पड़े? अब आपका फोकस बदल गया। पहले आपका ध्यान उस चीज़ पर था जो आपके पास नहीं थी। अब ध्यान उस चीज़ पर है जो आप बना सकते हैं। याद रखिए, आपके क्वेश्चंस आपकी थिंकिंग को स्टीयर करते हैं, आपकी थिंकिंग आपके एक्शंस को, और आपके एक्शंस धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, तुरंत कंप्लेंट मोड में मत जाइए। 1 सेकंड रुकिए और पूछिए, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? फिर मैं क्या अलग कर सकता हूँ? फिर मुझे किस स्किल की कमी है? और आखिर में, अगली बार मैं अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? प्रॉब्लम शायद उसी समय गायब नहीं होगी, लेकिन आपका दिमाग उसके सामने खड़े होने का तरीका बदल देगा। और कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे पहले सिचुएशन बदलने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सवाल बदलने की ज़रूरत होती है। अध्याय 7, अपने दिमाग को अवसर देखना सिखाइए। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास लगभग समान इन्फॉर्मेशन है। दोनों देखते हैं कि कोई नया ट्रेंड तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। पहला कहता है, पता नहीं इसका क्या होगा, और स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता है। दूसरा थोड़ा रुकता है। वह पूछता है, लोग इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अब अंतर देखिए, पहला सिर्फ ट्रेंड देख रहा था, दूसरा उसके पीछे का बिहेवियर देख रहा था। यही अंतर अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करने में आता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा सामने खड़ी होकर नहीं कहती, हेलो, मैं अपॉर्चुनिटी हूँ। कई बार वह एक प्रॉब्लम की तरह दिखाई देती है, कई बार कंप्लेंट की तरह, कई बार किसी नए बिहेवियर की तरह, और कई बार ऐसी छोटी इनकन्वीनियंस की तरह जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, हर प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ट्रेंड बिजनेस नहीं होता, हर वायरल चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती, और हर आइडिया गोल्ड माइन नहीं होता। अगर आप हर ट्रेंडिंग चीज़ के पीछे भागने लगेंगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। ट्रेंड थिंकर का काम हर चीज़ में पैसा देखना नहीं है, उसका काम पैटर्न्स नोटिस करना है। मान लीजिए किसी जगह पर लोग बार बार एक ही कंप्लेंट कर रहे हैं, ये सर्विस बहुत स्लो है, ये प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग है, ये चीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं है। एवरेज इंसान बोलेगा, हाँ यार प्रॉब्लम तो है, और फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी फोकस्ड थिंकर पूछेगा, लोगों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या इस प्रोसेस को फास्टर बनाया जा सकता है? क्या इसे सिंपलर बनाया जा सकता है? क्या कोई बेटर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है? यहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होती है, और यही स्किल सिर्फ बिजनेस में काम नहीं आती, करियर में भी काम आती है। मान लीजिए आपके फील्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप बोल सकते हैं, ये तो जॉब्स ख़त्म कर देगी। या फिर पूछ सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखने वाले लोगों की डिमांड क्या बढ़ सकती है? सेम चेंज, सेम इन्फॉर्मेशन,
लेकिन अलग इंटरप्रिटेशन। एक इंसान थ्रेट देख रहा है, दूसरा पॉसिबिलिटी। अब इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा हमेशा सही होगा। हो सकता है उसका आइडिया फेल हो जाए, हो सकता है ट्रेंड कुछ महीनों में ख़त्म हो जाए, लेकिन कम से कम उसने सिचुएशन को समझने की कोशिश की। यही ट्रेंड थिंकिंग है। इसीलिए अपने दिमाग को रोज़ एक छोटी एक्सरसाइज दीजिए। जब भी कोई नई चीज़ देखें, तुरंत ओपिनियन मत बनाइए। पहले पूछिए, यह क्यों हो रहा है? फिर, इससे किसका बिहेवियर बदल रहा है? फिर, लोगों की कौन सी प्रॉब्लम इससे सामने आ रही है? और आखिर में, क्या इसे बेहतर करने का कोई तरीका है? धीरे धीरे आपका ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करेगा, वह इन्फॉर्मेशन के अंदर पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना शुरू करेगा। यही फ़र्क है पैसिव थिंकिंग और एक्टिव थिंकिंग में। पैसिव माइंड पूछता है, क्या हो रहा है? एक्टिव माइंड पूछता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को नहीं मिलती। कई बार वे उन लोगों को दिखाई देती हैं जो ध्यान से देखना सीख चुके होते हैं। इसलिए अपनी नज़र ट्रेन कीजिए। दुनिया में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपका दिमाग उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स देखता है या पॉसिबिलिटीज़ भी? अध्याय 8, अपनी अंदरूनी आवाज़ को नियंत्रित कीजिए। अब उस इंसान से मिलिए जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्करेज करता है। आप सोचेंगे कोई दुश्मन होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन कई बार वह इंसान कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। आपका इंटरनल डायलॉग, वह आवाज़ जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता, लेकिन जो आपके डिसीजंस पर लगातार असर डालती रहती है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझसे लोगों के सामने बात नहीं होती, मैं हमेशा चीज़ें ख़राब कर देता हूँ। अब सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान आपको रोज़ यही बातें बोले, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? शायद नहीं। लेकिन समस्या यह है कि जब यही बातें आप खुद से बोलते हैं, तो उन्हें नॉर्मल समझ लेते हैं, और धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी कहानी को सच मानने लगता है। आप किसी अपॉर्चुनिटी के सामने जाते हैं, दिमाग कहता है, तू नहीं कर पाएगा। आप कोशिश करने से पहले पीछे हट जाते हैं। फिर आपको लगता है, देखा, मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन असल में फेलियर हुआ ही नहीं था, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। यही नेगेटिव इंटरनल डायलॉग का ट्रैप है। लेकिन इसका सॉल्यूशन यह भी नहीं है कि आप हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर चिल्लाएं, मैं सबसे महान हूँ। अगर अंदर से आपको खुद उस बात पर विश्वास नहीं है, तो आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए फेक पॉजिटिविटी की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए रियलिस्टिक रीफ्रेमिंग। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, तो यह मत बोलिए, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। इसके बजाय कहिए, मुझे अभी यह स्किल नहीं आती, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ। अगर आप किसी चीज़ में वीक हैं, तो कहिए, मैं इसमें वीक हूँ, इसलिए मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपकी करंट स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, तो कहिए, मेरी स्ट्रेटेजी फेल हुई है, मैं फेल नहीं हुआ। अंतर समझ रहे हैं? एक स्टेटमेंट आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करती है, दूसरी सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। मान लीजिए, आप पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस हो जाते हैं। आप बोल सकते हैं, मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता। या फिर, मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मुझे छोटे सिचुएशंस में प्रैक्टिस करनी होगी। पहले सेंटेंस में दरवाज़ा बंद है, दूसरे में रास्ता खुला है। यही एक्यूरेट थिंकिंग है। अपने दिमाग से झूठ मत बोलिए, लेकिन अपने खिलाफ भी मत बोलिए। अगर आज आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर होना इंसल्ट नहीं है। अगर किसी स्किल में वीक हैं, तो वीक होना परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। और अगर अभी तक आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं आएंगे।
इसीलिए जब भी आपका इंटरनल वॉइस आपको अननेसेसरली नीचे खींचे, उसे पकड़िए। पूछिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन? अगर फैक्ट है तो सोल्यूशन सोचिए, अगर इंटरप्रिटेशन है तो उसे चैलेंज कीजिए, क्योंकि आपका गोल अपने दिमाग में आने वाले हर नेगेटिव थॉट को ख़त्म करना नहीं है। आपका गोल है हर थॉट को सच मानना बंद करना। आप खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए, लेकिन साथ ही खुद को अननेसेसरीली छोटा समझना भी बंद कीजिए, क्योंकि दुनिया आपको जितना अंडर एस्टिमेट करे, उससे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। एडजस्ट अध्याय 9, सोचने और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में फ़र्क। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा सोचना और अच्छा सोचना एक ही चीज़ नहीं है। आप रात के 3 घंटे किसी एक डिसीजन के बारे में सोचते रहे, बार बार वही सवाल, वही पॉसिबिलिटीज़, वही डर, लेकिन आखिर में कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट तरीके से सोच रहे थे। हो सकता है आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे थे। थिंकिंग आपको क्लैरिटी के करीब ले जाती है, ओवर थिंकिंग आपको उसी जगह घुमाती रहती है। अंतर छोटा लगता है, लेकिन ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मान लीजिए आपको करियर चेंज करना है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। स्मार्ट थिंकिंग क्या करेगी? पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, ऑप्शंस कंपेयर करेगी, अपने स्किल्स देखेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन समझेगी, रिस्क कैलकुलेट करेगी, उस फील्ड के लोगों की ओपिनियन सुनेगी, फिर एक रीज़नेबल डिसीजन लेगी। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करेगी? पहले दिन बोलेगी, शायद मुझे करियर बदल लेना चाहिए। दूसरे दिन, लेकिन अगर गलत हो गया तो? तीसरे दिन, अगर मैंने ये छोड़ दिया तो? चौथे दिन, लोग क्या सोचेंगे? 5वें दिन फिर वही सवाल, और 1 महीने बाद भी आप वहीं खड़े हैं। अब ध्यान से समझिए, प्लानिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन कभी कभी एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों में आप सोच रहे होते हैं, लेकिन एक आपको एक्शन के करीब ले जा रहा है, दूसरा एक्शन से बचा रहा है। अगर हर बार आपका कंक्लूजन यही है, थोड़ा और सोचता हूँ, तो हो सकता है प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन लेने का डर है। क्योंकि हम सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डिसीजन लेने से पहले हमें गारंटी मिल जाए कि सब सही होगा, लेकिन ऐसी गारंटी ज़िंदगी में मिलती नहीं है। आप कोई भी करियर चुनें, कोई बिजनेस शुरू करें, कोई रिलेशनशिप डिसीजन लें, कोई नई स्किल सीखें, रिस्क ज़ीरो नहीं होगा। इसलिए स्मार्ट थिंकर अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। वह पूछता है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के आधार पर अभी सबसे सेंसिबल डिसीजन क्या है? फिर डिसीजन लेता है और ज़रूरत पड़ने पर कोर्स करेक्ट करता है। यही मैच्योरिटी है। एक और सिंपल रूल याद रखिए, अगर आपका थिंकिंग सेशन ख़त्म होने के बाद आपके पास एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप है, तो आप शायद सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। लेकिन अगर घंटों सोचने के बाद भी सिर्फ नए डाउट्स पैदा हुए हैं, तो शायद आपको और थिंकिंग की नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि इम्पल्सिव डिसीजंस लें। नहीं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में समय लीजिए, लेकिन डिसीजन को एंडलेस मत बनाइए। रिसर्च की एक लिमिट रखिए, ऑप्शंस की एक लिमिट रखिए, और फिर खुद से पूछिए, क्या मेरे पास डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है? अगर जवाब हाँ है, तो अब और सोचने के बजाय मूव कीजिए, क्योंकि कई बार क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, एक्शन से पहले नहीं। आप पहला कदम उठाते हैं, फिर फीडबैक मिलता है, फिर स्ट्रैटेजी बदलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यही रियल वर्ल्ड थिंकिंग है। इसलिए याद रखिए, थिंकिंग का गोल हर अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना नहीं है। थिंकिंग का गोल है अनसर्टेनिटी के बावजूद बेहतर डिसीजन लेना। और कई बार जिंदगी में सबसे इंटेलिजेंट मूव यही होता है, सही समय पर सोचना बंद करके एक्शन शुरू करना। अध्याय 10,
भावनाएं जानकारी हैं, आदेश नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, इमोशन बुरी चीज़ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें सक्सेसफुल और लॉजिकल बनना है तो उन्हें इमोशंस को इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं, इमोशन आपका दुश्मन नहीं है। असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपने इमोशन को फाइनल डिसीजन समझ लेते हैं। फियर को ही देखिए, फियर हमेशा वीकनेस नहीं होता। कई बार फियर आपको किसी रियल डेंजर के बारे में अलर्ट कर रहा होता है। अगर आपको किसी सिचुएशन में कुछ गलत महसूस हो रहा है तो उस फीलिंग को कम्प्लीटली इग्नोर करना भी स्मार्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ डर लग रहा है इसलिए हर अपॉर्चुनिटी से भाग जाना भी सही नहीं है। यानी इमोशन को सुनिए लेकिन ऑटोमेटिकली ओबे मत कीजिए। एंगर भी ऐसा ही है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात कर दी, आपको गुस्सा आया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, गुस्से में तुरंत मैसेज भेज दें, कुछ ऐसा बोल दें जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो। कुछ मिनट बाद इमोशन कम होगा और आप सोचेंगे, मैंने यह क्या कर दिया। दूसरा ऑप्शन है पॉज करना, खुद से पूछना, मुझे गुस्सा किस बात पर आया? क्या सच में मेरी बाउंड्री क्रॉस हुई है? क्या मुझे अभी जवाब देना ज़रूरी है? अगर मैं शांत होता तो क्या यही रिस्पॉन्स देता? बस कुछ सेकंड्स का पॉज कई बार बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है। एक्साइटमेंट भी डेंजरस हो सकती है। आपको कोई नया बिजनेस आइडिया दिखा, आप एक्साइटेड हुए और बिना रिसर्च किए पैसा लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में आपका ब्रेन पॉसिबिलिटी देख रहा था, रिस्क नहीं। इसी तरह इनसिक्योरिटी भी आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन दिमाग बोला शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपने अप्लाई ही नहीं किया। अब ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं हुई थी, आपकी इंटरप्रिटेशन ने आपको रोक दिया। इसलिए अगली बार कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो उसे सप्रेस मत कीजिए। ये मत बोलिए मुझे डरना नहीं चाहिए या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। पहले इमोशन को रिकग्नाइज़ कीजिए। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ? फिर, मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ? फिर, क्या मेरी इंटरप्रिटेशन फैक्ट्स पर बेस्ड है या असम्पशंस पर? और आखिर में, क्या मुझे अभी एक्शन लेना ज़रूरी है? ये 4 क्वेश्चंस आपको इमोशन और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप देते हैं, और वही गैप आपकी कंट्रोल की जगह है। मान लीजिए आपको किसी मैसेज का जवाब देखकर बहुत गुस्सा आया। अगर आपने रिप्लाई तुरंत भेज दिया तो इमोशन डिसीजन ले रहा है। अगर आपने 10 मिनट रुककर सिचुएशन को दोबारा पढ़ा और फिर जवाब दिया तो अब आप डिसीजन ले रहे हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशन को ख़त्म करना नहीं, इमोशन को समझना। क्योंकि आपकी फीलिंग्स कई बार यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती हैं। फियर बता सकता है कि रिस्क है, एंगर बता सकता है कि बाउंड्री इम्पॉर्टेंट है, एक्साइटमेंट बता सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए मीनिंगफुल है। लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फाइनल डिसीजन आपको लेना है। इसलिए एक लाइन याद रखिए, इमोशन को सुनो, समझो और रिस्पेक्ट करो, लेकिन हर इमोशन को कमांड मत बनने दो। क्योंकि मैच्योर थिंकिंग का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है सब कुछ फील करो लेकिन हर फीलिंग पर एक्ट मत करो। अध्याय 11, इच्छाओं से नहीं, सिस्टम से परिणाम बनते हैं। अब ड्रीम्स की बात करते हैं। आप कहते हैं मुझे फिट होना है। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, सिर्फ विश करने से बॉडी नहीं बदलती। आप रोज़ मिरर में देखकर बोलें मुझे लीन और मस्कुलर बनना है। लेकिन अगर वर्कआउट नहीं करेंगे, खाना नहीं संभालेंगे और रिकवरी को इग्नोर करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि विश रिजल्ट चाहती है, सिस्टम रिजल्ट बनाता है। अगर आपको फिट होना है तो सिस्टम क्या होगा? ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, कंसिस्टेंसी और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा रूटीन जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। इसी तरह आप कहते हैं
मुझे इंटेलिजेंट बनना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ किताबें खरीद लेने से इंटेलिजेंस नहीं आएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, जो सीखा उसे अप्लाई करना पड़ेगा, गलतियाँ करनी पड़ेंगी, फिर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या काम किया और क्या नहीं। यानी गोल है, मुझे इंटेलिजेंट बनना है, लेकिन सिस्टम है, रीडिंग, क्वेश्चनिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन। अब अंतर समझिए, गोल आपको बताता है कि जाना कहाँ है, सिस्टम बताता है कि आज करना क्या है। और यही बात करियर में भी लागू होती है। आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेसफुल किस चीज़ में, किस टाइमलाइन में, किस स्किल के थ्रू, किस स्टैंडर्ड पर? अगर सक्सेस की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आपका ब्रेन किस डायरेक्शन में काम करेगा? मान लीजिए आपका गोल है कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करना। सिर्फ यह कहना कि मुझे बड़ा क्रिएटर बनना है बहुत वेग है। सिस्टम हो सकता है हर हफ्ते रिसर्च करना, रेगुलर स्क्रिप्ट्स लिखना, वीडियोस पब्लिश करना, ऑडियंस रिटेंशन देखना, फीडबैक एनालाइज करना और अगली वीडियो में एक चीज़ इम्प्रूव करना। अब गोल इमेजिनेशन नहीं रहा, वह प्रोसेस बन गया। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है, क्योंकि मोटिवेशन अनरिलायबल है। कुछ दिन आपका मूड बहुत अच्छा होगा, आप 5 घंटे काम करेंगे, फिर कुछ दिन मोटिवेशन नहीं होगी। अगर आपकी पूरी प्रोग्रेस मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो आप बार बार रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सिस्टम बना हुआ है तो आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक वर्कआउट, एक स्टडी सेशन, एक पेज, एक प्रैक्टिस सेशन, एक इम्प्रूवमेंट। और यही छोटे एक्शंस समय के साथ कंपाउंड होते हैं। इसलिए अपने गोल्स को सिर्फ लिखकर मत छोड़िए, हर गोल के नीचे एक दूसरा सवाल लिखिए। इस गोल को पॉसिबल बनाने के लिए मुझे रेगुलरली क्या करना पड़ेगा? फिर उसे डेली या वीकली एक्शंस में तोड़िए, क्योंकि बड़ा गोल देखकर एक्साइटमेंट मिल सकती है, लेकिन छोटा एक्शनेबल सिस्टम ही प्रोग्रेस कराता है। याद रखिए, ड्रीम डायरेक्शन देता है, सिस्टम प्रोग्रेस कराता है। और आपकी ज़िंदगी आपके इंटेंशन से कम और आपकी रिपीटेड एक्शन से ज़्यादा बनती है। आप क्या करना चाहते हैं यह इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप रोज़ क्या करते हैं असल में वही तय करता है कि आप इवेंचुअली क्या बनेंगे। अध्याय 12, असफलता आपका डेटा है। अब एक ऐसी चीज़ है जिससे लगभग हर एम्बिशियस इंसान को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है, फेलियर। और सच बोलूं तो फेलियर से ज़्यादा डरावनी कई बार फेलियर की हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। आप फेल हुए। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, मैं बेकार हूँ। दूसरा, ठीक है, क्या गलत हुआ? बस यहीं से दोनों लोगों की डायरेक्शन अलग हो जाती है। पहला इंसान फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, दूसरा उसे फीडबैक की तरह देखता है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए, फेलियर को अननेसेसरीली रोमांटिसाइज भी मत कीजिए। हर फेलियर ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल नहीं होता। लोग कहते हैं फेलियर टीचेस अस। ठीक है, लेकिन अगर आप वही मिस्टेक 10 बार रिपीट कर रहे हैं और हर बार बोल रहे हैं इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, तो शायद आप सीख नहीं रहे, आप बस वही मिस्टेक नए एक्सक्यूज़ेस के साथ रिपीट कर रहे हैं। फेलियर यूज़फुल तब बनता है जब आप उससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आया। आप बोल सकते हैं पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। शायद था, लेकिन इसके बाद सवाल होना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन में कौन सा गैप था? क्या कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आए? क्या रिवीजन कम था? क्या टाइम मैनेजमेंट ख़राब था? क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए? अब आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह अगर कोई बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो सिर्फ ये बोलना मार्केट ख़राब था, काफ़ी नहीं है। पूछिए क्या लोगों को सच में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी? क्या मैंने सही ऑडियंस चुनी? क्या प्राइसिंग गलत थी?
क्या एग्जीक्यूशन खराब था? क्या मैंने पर्याप्त टेस्टिंग की? अब फेलियर एक इमोशनल इवेंट से एनालिटिकल प्रॉब्लम बन गया और यही माइंडसेट आपको आगे ले जाता है। कई बार फेलियर आपकी स्ट्रैटेजी की वीकनेस दिखाता है, कई बार स्किल की, कई बार टाइमिंग की, और कभी कभी यह भी दिखाता है कि आपका ओरिजिनल असम्पशन ही गलत था। और यह जानना भी वैल्यूएबल है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में 2 साल मेहनत करने से बेहतर है कि आप जल्दी पता लगा लें कि डायरेक्शन बदलनी है। लेकिन एक और ट्रैप है, फेलियर के बाद तुरंत खुद को लेबल मत कीजिए। मैं लूज़र हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नहीं, एक इवेंट को आइडेंटिटी मत बनाइए। आप फेल हुए हैं, आप फेलियर नहीं हैं। आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, आपका अटेम्प्ट फेल हो सकता है, आपका प्लान फेल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी क्षमता फेल हो गई। इसीलिए अगली बार जब कुछ गलत हो, इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए। डिसअपॉइंटेड होना नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद बैठिए और लिखिए, क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, मेरी कौन सी असम्पशन गलत थी, कौन सी स्किल मिसिंग थी, अगली बार मैं क्या बदलूंगा। अगर आप इन सवालों के ऑनेस्ट आंसर्स निकाल लेते हैं तो फेलियर सिर्फ नुकसान नहीं रहता, वह डेटा बन जाता है। डेटा से स्ट्रैटेजी बनती है, स्ट्रैटेजी से इम्प्रूवमेंट आता है, और इम्प्रूवमेंट से प्रोग्रेस। इसलिए फेलियर से भागिए मत, लेकिन उसे सेलिब्रेट भी मत कीजिए, और उसे एनालाइज कीजिए, क्योंकि आखिर में आपको तय करना है उस फेलियर से आप अपना मोनोमर्ट्स लेबल मोनोनन बनाएंगे या अपना मनोननुन्स लेसन सकर्स। अध्याय 13, आपका वातावरण आपकी सोच को ट्रेन कर रहा है। अब ज़रा अपने आसपास देखिए और ऑनेस्टली देखिए, आप रोज़ किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस किस चीज़ के बारे में होती हैं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट सिर्फ आपका मूड नहीं बदलता, धीरे धीरे वह आपकी थिंकिंग को भी ट्रेन करता है। अगर आपके दिन का बड़ा हिस्सा रैंडम स्क्रॉलिंग में निकल रहा है, तो आपका ब्रेन लगातार दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज़ कंज्यूम कर रहा है। किसी का लाइफस्टाइल, किसी की ओपिनियन, किसी की सक्सेस, किसी की इनसिक्योरिटी, किसी की रिलेशनशिप, किसी की लग्जरी, और फिर कुछ घंटों बाद आप अपने बारे में सोचते हैं, मुझे खुद चाहिए क्या। यही प्रॉब्लम है, आपका ब्रेन पूरे दिन इनपुट्स ले रहा है, लेकिन आपने डिसाइड ही नहीं किया कि कौन से इनपुट्स यूज़फुल हैं और कौन से सिर्फ नॉइज़ हैं। मान लीजिए सुबह उठते ही आप फ़ोन खोलते हैं, एक शॉर्ट वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफ, फिर न्यूज़, फिर मीम्स, फिर रैंडम ओपिनियंस। आपने अभी तक अपना दिन शुरू भी नहीं किया, लेकिन आपका माइंड पहले ही 10 अलग अलग डायरेक्शंस में जा चुका है, और फिर आप बोलते हैं, आज मेरा फोकस नहीं बन रहा। फोकस अचानक गायब नहीं हुआ, आपने सुबह से ही उसे 1000 जगह डिवाइड कर दिया। इसीलिए एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, एनवायरनमेंट डेस्टिनी नहीं है। अगर आपके आसपास कोई मोटिवेटेड नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके फ्रेंड्स पढ़ाई नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते। अगर घर में कोई बिजनेस नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। बस आपको अपने इनपुट्स इंटेंशनल बनाने पड़ेंगे। कुछ अच्छी बुक्स, कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, यूज़फुल कंटेंट, ऐसे लोग जिनसे बात करने के बाद आपके पास कुछ सोचने को हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ समय ऐसा जहाँ कोई आपको लगातार एंटरटेन न कर रहा हो, क्योंकि यह चीज़ आज बहुत कम हो गई है। हम 5 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते, फ़ोन चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, वीडियो चाहिए, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए, और धीरे धीरे हम अपने ही थॉट्स के साथ बैठना भूल जाते हैं। लेकिन साइलेंस अनकंफर्टेबल हो सकता है, और इसी वजह से यूज़फुल भी है। जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होता, तब आपको अपनी एक्चुअल थॉट्स सुनाई देती हैं। आप सोच पाते हैं, मैं क्या चाहता हूँ,
मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या मेरी करंट लाइफ मेरे अपने डिसीजंस का रिजल्ट है या मैं बस अपने एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह बदलना ज़रूरी नहीं है, बस उसके इनपुट्स को ऑडिट करना शुरू कीजिए। देखिए आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह की बातें सुन रहे हैं, और कौन सी चीज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रही है या सिर्फ टेम्पोरेरीली एंटरटेन कर रही है। क्योंकि आपका ब्रेन वही पैटर्न्स ज़्यादा आसानी से रिपीट करेगा जिन्हें आप बार बार फीड करते हैं। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को प्रिजन मत समझिए, उसे ट्रेनिंग ग्राउंड समझिए। क्योंकि अगर आप अपने इनपुट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो धीरे धीरे अपनी थिंकिंग की डायरेक्शन भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। अध्याय 14, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलो। अब आते हैं उस विचार पर जिसे लोग सबसे ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है। विजन बोर्ड बनाइए, अपने गोल्स लिखिए, हर सुबह कल्पना कीजिए कि आप सफल हैं। अपने भविष्य के उस रूप के बारे में सोचिए जिसे आप बनना चाहते हैं। लेकिन एक असहज सवाल है, क्या सिर्फ सोचने से वास्तविकता बदल जाएगी? नहीं। अगर आप आंखें बंद करके रोज़ कल्पना करें कि आप फिट हो चुके हैं लेकिन वर्कआउट नहीं करते, तो आपका शरीर नहीं बदलेगा। अगर आप कल्पना करें कि आपका बिजनेस सफल है लेकिन कोई स्किल डेवलप नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते और ग्राहकों को समझने की कोशिश नहीं करते, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन से बिजनेस नहीं बनेगा। अगर आप कल्पना करें कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं लेकिन अपनी कमाई की स्किल्स को बेहतर नहीं करते और पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते, तो बैंक बैलेंस आपकी कल्पना देखकर नहीं बढ़ेगा। यही अंतर है ड्रीमिंग और बिल्डिंग के बीच। विजुअलाइजेशन उपयोगी हो सकती है, गोल की स्पष्टता उपयोगी है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी उपयोगी हो सकती है, लेकिन इन सब का काम आपको दिशा देना है। एग्जीक्यूशन आपको मंजिल के करीब लेकर जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बहुत सरल तरीके से समझिए। सोच आपको स्पष्टता देती है, स्पष्टता आपको लक्ष्य देती है, लक्ष्य आपको निर्णय लेने में मदद करता है, निर्णय एक्शन बनाता है, एक्शन से फीडबैक मिलता है, फीडबैक आपको बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर आप अपनी रणनीति बदलते हैं, फिर दोबारा एक्शन लेते हैं, और यही चक्र दोहराता रहता है। यही सपनों को वास्तविकता में बदलने का व्यावहारिक तरीका है, मैजिक नहीं, सिस्टम। मान लीजिए आपका सपना है कि आपको एक सफल कंटेंट क्रिएटर बनना है। सिर्फ यह बोलना कि एक दिन मेरा बड़ा चैनल होगा, यह कोई रणनीति नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, हुक कैसे बनाया जाता है, एडिटिंग कैसे बेहतर करनी है, थंबनेल और टाइटल कैसे काम करते हैं। फिर वीडियो अपलोड करने होंगे, फिर एनालिटिक्स देखना होगा, समझना होगा कि ऑडियंस कहाँ वीडियो छोड़ रही है, फिर अगली वीडियो में सुधार करना होगा। हो सकता है पहली 10 वीडियो खराब जाएं, हो सकता है पहली 50 भी, लेकिन हर प्रयास आपको डेटा दे सकता है और यही डेटा आपकी अगली रणनीति को बेहतर बनाता है। इसलिए जब असफलता आए तो सिर्फ यह मत कहिए मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा। पूछिए मेरी वर्तमान रणनीति क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि कई बार सपना गलत नहीं होता, तरीका गलत होता है, और यहाँ धैर्य भी ज़रूरी है। आप 1 महीने की मेहनत को जीवन भर के परिणाम की तरह जज नहीं कर सकते। एक बीज को रोज़ ज़मीन से निकाल कर यह चेक करेंगे कि पौधा क्यों नहीं बना, तो वह कभी विकसित नहीं होगा। उसे सही वातावरण दीजिए, समय दीजिए, लगातार एक्शन दीजिए और उसे बढ़ने दीजिए। आपके गोल्स के साथ भी यही है। इसलिए बड़ा सोचिए, लेकिन सिर्फ बड़ा सोचकर मत बैठिए। अपने सपने को छोटे छोटे एक्शन में तोड़िए। आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या सुधारना है, फिर उस प्रोग्रेस को मापिए। क्योंकि आखिर में सपने आसमान से गिरकर वास्तविकता नहीं बनते, वे छोटे छोटे फैसलों,
लगातार किए गए एक्शन असफलताओं, सुधार और निरंतरता से बनते हैं। सोच आपको विजन देती है, एक्शन आपको आगे बढ़ाता है और कंसिस्टेंसी उस मूवमेंट को परिणाम में बदलती है। यही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का व्यावहारिक तरीका है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक स्पष्ट दिशा और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा। अंतिम अध्याय, अपनी सोच को हर दिन ट्रेन करो। तो अब पूरी बात को एक बार फिर जोड़ते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने अलग अलग चीज़ों की बात की। बिलीव्स, क्वेश्चंस, बिग थिंकिंग, अपॉर्चुनिटीज़, इमोशंस, फेलियर, एनवायरनमेंट, एक्शन और ड्रीम्स। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज़ काम कर रही थी, आपकी सोच। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सोच कोई फिक्स चीज़ नहीं है। आप यह नहीं कह सकते, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। नहीं, जिस तरह आप सवाल पूछते हैं, जिस तरह जानकारी लेते हैं, जिस तरह असफलता को समझते हैं, जिस तरह फैसले लेते हैं और जिस तरह अपने बारे में बात करते हैं, इन सब के ज़रिए आपकी सोच लगातार आकार लेती रहती है। इसलिए अगर आप सच में बड़ा सोचना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन मत ढूंढिए। अपने मानसिक व्यवहार को देखिए। जब कोई समस्या आए तो खुद से पूछिए, मैं इसे किस नज़रिए से देख रहा हूँ। जब कोई अवसर आए तो पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यह असंभव है, या इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूँ। जब असफलता आए तो पूछिए, वास्तव में गलत क्या हुआ। जब कोई राय मिले तो पूछिए, क्या यह तथ्य है या सिर्फ किसी की व्याख्या। और जब आपका दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत कोई नकली पॉजिटिव लाइन मत बोलिए। पहले पूछिए, क्यों नहीं। अगर जवाब है क्योंकि मुझे नहीं आता, तो सीखिए। अगर जवाब है क्योंकि मैं पहले असफल हुआ था, तो उस असफलता का विश्लेषण कीजिए। अगर जवाब है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो शायद आपको अपने लक्ष्यों और दूसरों की राय के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। और अगर कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं है, तो शायद आपकी सीमा वास्तविकता नहीं है, सिर्फ आपकी धारणा है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी सीमा हमेशा संसाधनों की कमी नहीं होती। कभी कभी वह कहानी होती है जो आपने अपने बारे में इतनी बार दोहरा दी है कि अब आपको वही सच लगने लगी है। मैं औसत हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे पास अवसर नहीं है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूँ। और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पहचान के हिसाब से फैसले लेने लगता है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी सोच को कॉन्शियसली क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसी दिन से बदलाव शुरू हो सकता है। क्योंकि आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सवालों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी व्याख्याओं को जांच सकते हैं, अपने फैसलों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और यही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसलिए अपनी सोच को एक बार ट्रेन करके छोड़ मत दीजिए। इसे रोज़ की प्रैक्टिस बनाइए। हर रात 5 मिनट बैठिए और ख़ुद से पूछिए, आज मैंने कौन सा फ़ैसला अच्छा लिया, कहाँ मैंने भावनाओं में प्रतिक्रिया दी, आज मैंने क्या सीखा, कौन सी मान्यता मुझे पीछे खींच रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ। आपको जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि छोटी छोटी सुधार भी जब लंबे समय तक दोहराए जाते हैं तो उनका प्रभाव छोटा नहीं रहता। तो अगली बार जब आप अपनी ज़िंदगी देखकर कहें मुझे सब कुछ बदलना है, एक सेकंड रुकिए। शायद आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको पहले सोचने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो सवाल बदलते हैं, सवाल बदलते हैं तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो एक्शन बदलते हैं, एक्शन बदलते हैं तो परिणाम बदलने लगते हैं। और परिणाम बदलते बदलते एक दिन आपको एहसास होता है कि जिस इंसान को बनने का आपने सपना देखा था, आप धीरे धीरे उसी इंसान में बदल रहे हैं। अगर इस पूरी यात्रा के बाद आप सिर्फ एक चीज़ लेकर जाएं तो वह यह होनी चाहिए, अपने दिमाग में आने वाली हर सोच को सच मत मानिए। कुछ विचारों पर सवाल कीजिए,
कुछ मान्यताओं को चुनौती दीजिए, कुछ डर को परखिए और कुछ सपनों को एक्शन में बदलिए। क्योंकि बड़ा सोचने का मतलब हवा में महल बनाना नहीं है। बड़ा सोचने का मतलब है अपनी संभावनाओं को छोटा समझना बंद करना और फिर उन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना। अगर आपको अपनी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ पहचाननी हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी सबसे बड़ी सीमा क्या है और क्या यह वास्तव में सच है? क्योंकि शायद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं, बल्कि पहली बार अपने ही दिमाग से ईमानदारी से सवाल पूछने से शुरू होगी। और याद रखिए, अपनी ज़िंदगी बदलने से पहले अपनी सोच को ट्रेन कीजिए। बाकी चीज़ें उसके बाद बदलनी शुरू हो सकती हैं।